हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट अनुवाद, व्यवहार और साहित्य। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तो प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आंसर लेके आ चुका हूँ। देख सकते हो आप लोग, सारे आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पे हैं। तो इस वीडियो में बस आप लोग बिना स्किप के पूरे वीडियो को देख लेना। आप लोगों को पूरा वीडियो का आंसर, मतलब पूरे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दो फटाफट, ताकि जिन भी स्टूडेंट का मतलब कि हिंदी का पेपर होने वाला है, जो कि आप लोगों का संडे को है, तो वो बच्चे अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, मैं आप लोगों के लिए डिस्क्राइब तो कर ही चुका हूँ और आंसर भी लेके आ चुका हूँ इस वीडियो में। तो फटाफट इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, ग्रुप्स, रिलेटिव, कजन्स, जिनको भी नीड है उनको शेयर करो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों का जो भी नेक्स्ट पेपर होगा, उसका जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट होगा, जैसे ही आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर की वीडियो अपलोड हो, तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वहाँ से अपने क्वेश्चन को और आंसर को पढ़ सको। ठीक है, अगर आप लोग इसके मतलब आंसर पीडीएफ को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो विद सब चार्जेस में। तो जाओ, अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग इस वीडियो से भी अपना आंसर कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सृजनात्मक साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद की विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सृजनात्मक क्या होता है? पहले तो आप लोग ये समझो, सृजनात्मक क्रिएटिविटी होता है, मतलब कि क्रिएटिविटी क्षेत्रों के अनुसार विशेषता बताना है। मतलब कि किस क्षेत्र के हिसाब से, मतलब कि अगर आप लोग गांव में रहते हो तो गांव की क्या क्रिएटिविटी है वो आप लोग बता सकते हो। आप लोग शहर में रहते हो तो शहर में क्या क्या प्रोसेस होता है वो आप लोग बता सकते हो। आप लोग अपने आसपास से रिलेटेड बता सकते हो। तो यही आप लोगों का है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे आप लोगों को मैं आंसर शो कर ही रहा हूँ, तो आप लोग आंसर भी साथ के साथ पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को आंसर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से पूछ रहा है, भारत के बहुभाषीय परिदृश्य की प्राकृतिक की व्याख्या कीजिए। मतलब कि बहुभाषी मतलब बहुत सारे भाषा हैं, तो उसके उन भाषा की मतलब कि क्या क्या प्रकृति है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो यहाँ से आप लोग देख लो अपना आंसर। और इसका आप लोगों का यही है कि आप लोग हिंदी बोलते हो, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या मतलब डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, और फिर क्या मतलब सुविधा है हिंदी में, और फिर क्या सुविधा नहीं है, और किन वर्ड पे लिमिटेशन है और किन वर्ड पे ये है। मतलब कि ओवरऑल हिंदी की क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है और फिर इम्पोर्टेंस है, वो आप लोग इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। मतलब कि हर एक मतलब एरिया वाइज अपना अपना लैंग्वेज होता है, तो उस लैंग्वेज का उस एरिया में क्या प्रभाव है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। मैं आप लोगों को समरी बता दे रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों के सामने आंसर शो भी कर रहा हूँ। अगर आप लोग आंसर पढ़ लो तो वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, अगर या फिर आप लोग मेरा समरी सुन लो तो वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखोगे तो इसमें पूछा गया है, किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों की शब्दावली की तुलना करें। मतलब कि किन्हीं दो मतलब दो एरिया की शब्दावली की तुलना करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, वैज्ञानिक और तकनीकी में तुलना, मतलब कि वैज्ञानिक शब्दावली और फिर तकनीकी शब्दावली। तो आप लोग वैज्ञानिक में सिंपली समझ सकते हो कि जो भी रीज़न होगा उसका साइंटिफिक रीज़न होगा, उसके पीछे कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं होगा। ठीक है, और तकनीकी में आप लोग समझ सकते हो, मतलब कि तकनीकी में जो भी एट अ टाइम उस समय जो भी हुआ, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब कि डिसीजन ले लिया गया उसके हिसाब से चलता चला गया वो प्रोसेस, उसको आप लोग तकनीकी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद की प्रक्रिया को समझाएं। अनुवाद क्या होता है? तो अनुवाद आप लोग सिंपल समझ सकते हो, अनुवाद उस प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब कि कोई भी अपना बात बोल रहे हैं, मतलब कि जैसे मैं अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब आपने मेरे से कुछ भी बात समझी, ठीक है, अब उसको आप लोगों को तमिल में किसी और को बताना है, तो आप लोग मेरे से तो हिंदी में समझ लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब उस सेकंड मतलब सेकंड नहीं, थर्ड पर्सन को आप लोग जब जब तमिल में समझाने जाओगे, तो आप लोग उस पर्सन को हिंदी नहीं आती, तो उस पर्सन को तो तमिल में बताओगे ना, तो तमिल में जब बताओगे उस पर्सन को, तो आप लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया, मतलब कि वही आप लोगों का अनुवाद हो गया। मतलब कि एक मतलब आप लोगों ने सोर्स हिंदी में समझा, और फिर आप लोगों ने जो फाइनल डिसीजन था वो आप लोगों ने मतलब फाइनल मतलब जिसको समझाना था उसको आप लोगों ने तमिल में समझाया, तो आप लोगों ने लैंग्वेज चेंज कर दिया, तो वही है अनुवाद की प्रक्रिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का मेरे को मतलब आंसर नहीं मिला इस क्वेश्चन का, तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर स्किप कर दिया। तो
आप लोग एक बार देख लेना अपने साइड से, कविता अनुवाद एक कठिन कार्य है। हाँ, कविता अनुवाद एक कठिन कार्य है, मतलब कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ उसमें से। तो कविता मतलब कोई भी कविता है, ठीक है, मतलब कि मान लो कबीर का एक कोई कविता है, ठीक है, उसने हिंदी में लिखा हुआ है, सॉरी हिंदी में तो बहुत कम रहते हैं, संस्कृत में, मतलब संस्कृत के वर्ड में ज़्यादा होते हैं, तो मतलब कि वो संस्कृत में लिखा हुआ है ये कबीर ने एक कविता। अब उस कविता को हिंदी में ट्रांसलेट करो, ठीक है, तो ट्रांसलेट किया ना आपने, मतलब कि अनुवाद कर दिया ना हिंदी, मतलब कठिन कविता अनुवाद कर दिया ना आपने, तो वो कविता अनुवाद आप लोगों का बहुत कठिन होता है। अब संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हो आप लोग, कोई तमिल में करेगा, कोई मलयालम में करेगा, कोई इंग्लिश में करेगा, तो ऐसे मतलब कि कविता को जब अनुवाद किया जाता है तो वो कठिन कार्य है। इस मतलब सेंटेंस से आप लोग क्या समझते हो, क्या समस्याएं होती है, मतलब कि समस्याएं और फिर प्रॉब्लम, समस्याएं और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों इस क्वेश्चन में लिखने हैं। मेरे को इसका आंसर प्रॉपरली नहीं मिला है, बट मैंने अपने साइड से कोशिश करा है कि आप लोगों को इस क्वेश्चन को अच्छे से एकदम समझा दूं, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लोग बना के लिख दो, ठीक है, छोड़ के मत आना। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद की व्यावसायिक क्षमता पर प्रकाश डाले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनुवाद की व्यावसायिक क्षमता पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पे आप लोगों का यही है कि एक भाषा में कही गई बात दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है, मतलब कि ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। जैसे हिंदी भाषा में कहे गए किसी पत्र को अंग्रेजी कहना अनुवाद है। हालांकि अनुवाद का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में जब दो अलग अलग भाषा के लोग संचार और व्यापार कर रहे हैं, तो अनुवाद की भूमिका और भी बढ़ जाती है। तो यही आप लोगों का सिंपली समझ सकते हो कि अनुवाद की व्यावसायिक व्यावसायिक मतलब क्या, बिजनेस तौर पे अनुवाद कैसे ये है, मतलब कि अगर आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो, आप लोग चाइना जाते हो, तो चाइनीज नहीं आता आप लोगों को, बट आप लोगों को इंग्लिश आता है, तो वहाँ के जो पीपल होंगे उनको भी इंग्लिश आता होगा, तो आप लोग जल्दी से कोरिलेट कर सकोगे एक दूसरे से। तो यही आप लोगों का है। तो यहाँ पे आप लोगों का कुछ क्षेत्र है, मतलब कि निजी क्षेत्र, प्राइवेट क्षेत्र, उसके बाद मीडिया, उसके बाद वैज्ञानिक, मतलब कि ये साइंटिफिक जो भी प्रोसेस होता है, फिर फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप लोग काम करते हो तो उसमें भी आप लोगों को ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद प्रकाशन घर, उसके बाद अनुवाद एजेंसी। ओके, ये आप लोगों का था अनुवाद व्यावसायिक क्षमता। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा उपयोग के तत्वों और वैश्वीकरण की समीक्षा करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो इसमें आप लोग का विभिन्न भाषा को साधारण दृष्टि से देखने से इस बात का अनुभव होता है कि उसमें परतों कुछ बातों को समानता और कुछ में भिन्नता होती है। मतलब कि आप लोग यही समझ सकते हो भाषा उपयोग के तत्व, मतलब कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या सिमिलैरिटी है, वो आप लोग इस क्वेश्चन में समझ सकते हो। बाकी आप लोगों का आंसर तो यहाँ पे नहीं रखा है, तो आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना आंसर पीडीएफ इन सम चार्जेस में कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहीं तक आप लोगों का ये आंसर होने वाला था। ओके, अब वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवाद के उत्तरदायित्व पर टिप्पणी लिखिए। मतलब कि अनुवाद का उत्तरदायित्व, मतलब कि अनुवाद के उत्तरदायित्व मतलब का अनुवाद जो है उसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, मेन चीज़ क्या है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, भाषा इन्फ्लुएंस है, मतलब कि भाषा को जो भी मतलब चेंज करके करते हैं। उसके बाद वेल इन्फॉर्म विद इंटेलिजेंस, मतलब कि अगर आप लोग अच्छे से जानते हो तो आप लोग इंटेलिजेंसी के साथ आप लोग किसी के भी साथ संपर्क कर सकते हो। उसके बाद केयरफुल, मतलब कि आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर हिंदी समझ रहे हो, अगर सामने वाला हिंदी नहीं समझता, इंग्लिश समझता है या फिर कोई और लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज आपको भी आता है, तो आप लोगों को केयरफुली उस लैंग्वेज में उससे बात करनी है। ये नहीं कि आप लोग हिंदी में कुछ और मतलब है और इंग्लिश में आप लोगों ने उसको कुछ और मतलब बता दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को केयरफुली बताना है। एबिलिटी ऑफ डाउट क्लियर, मतलब कि आप लोगों को अच्छे से जो सामने वाला पर्सन है उसको अपना जो भी पॉइंट है उसको एकदम अच्छे से क्लियर करना है, कोई डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। इंटेलिजेंट, मतलब की प्रतिभा, आप लोगों के अंदर क्या कैसी प्रतिभा है, किस तरह से आप लोग सामने वाले इंसान को अच्छे से समझा पाते हो, वो आप लोगों को इसके अंदर आ जाएगा। ओके, उसका सोशल एंड कल्चर नॉलेज, मतलब कि आप लोगों को सोशल एंड कल्चर नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब कि आप लोग इंडिया में रहते हो, ठीक है, अब आप लोगों को इराक का मतलब कल्चर कैसा है, सोसाइटी क्या है, वहाँ का सोशलिज्म क्या है, वो आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा, तभी आप लोग वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। ये आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और फिर उसके बाद नॉलेज ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी, मतलब कि आप लोगों को साइंस के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए और साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, मतलब कि जिस पर्सन के भी पास आप जा रहे हो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ब्रीफ एंड फेथ, मतलब कि आपको एकदम ऑनेस्टली
काम करना है। ओके, उसके बाद आप लोगों का हार्ड वर्क होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी एबिलिटी होना चाहिए, आप लोगों को अच्छे आइडिया, न्यू आइडिया, मतलब कि जो आइडिया नहीं हो वो आइडिया लेके आना है। फिर आप लोगों को न्यूट्रल रहना है, ये नहीं कि ज़्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गए या फिर ओवर लो हो गए, तो ये भी आप लोगों को नहीं करना। ओके, उसके बाद आप लोगों का इम्पार्शियल, मतलब कि इम्पार्शियल मतलब आप लोग अनुवाद को पाठक और मूल इन दोनों के साथ अन्याय करना चाहिए। अनुवाद को त्वरीन वृद्धि द्वारा मानसिक उपस्थित वाला, पाठ के स्तर तथा अपेक्षा को समझाने वाला, मतलब कि आप लोग इसमें मतलब कि कोई भी अगर लेसन है, कोई भी टॉपिक है, उसको आप लोग एकदम अच्छे से बता सको एग्जाम्पल के साथ, ताकि सामने वाला बंदा एकदम अच्छे से समझ सके। और फिर ऑब्जेक्टिविटी। ओके, उसके बाद आप लोगों का है नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र का क्या शीर्षक होता है? पत्र का सिंपल सा मैं बता देता हूँ, ये रहा। समाचार पत्र का यही शीर्षक होता है कि ये जो भी मतलब कि न्यूज़ है उसको एकदम अच्छे से डिफाइन करना, मतलब कि एकदम अच्छे से समझाना, एकदम अच्छे से ये बताना, और फिर कोई भी मिस वर्ड यूज़ ना करना, बिना मिस वर्ड के यूज़, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो आप लोग देखते होंगे, उसमें आप लोगों का यही था आंसर। ये आप लोगों का मतलब बहुत सारे अब्यूज लैंग्वेज को यूज़ करके मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू कर सकते हैं, बट समाचार पत्र में ऐसा कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ नहीं कर सकते। एकदम जो लैंग्वेज है मतलब कि उसे बच्चे ही पढ़ सके, मतलब हमारे एज के भी जो जनरेशन है वो पढ़ सके, और फिर सीनियर सिटीजन भी पढ़ सके, ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना है, किसी को मतलब कि हर्ट नहीं करना उस वर्ड से। ओके, ये आप लोगों का समाचार पत्र का होता है, न्यूज़ भी दे दे और किसी को हर्ट भी ना पहुंचाए। ओके, उसके बाद आप लोगों का विधि, साहित्य और अनुवाद का वर्णन कीजिए। ठीक है, विधि, साहित्य और में आपको विधि शब्दावली का विकास, मतलब कि विधि कैसे कैसे साहित्य का विधि है, मतलब कि कैसे कैसे प्रोसेस है, उसके ऊपर आप लोगों को विकास करना है। ओके, उसके बाद आप लोगों का समस्त अधिनियमों का हिंदी में पुनः, मतलब कि आप लोगों को कुछ भी है ना उसका आप लोग अच्छे से अधिनियम, मतलब कि सिस्टम बाय सिस्टम उसको हिंदी में तब्दील करो, वो आप लोग रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, भाषा की स्रोत सामग्री और उसका उद्देश्य संक्षिप्त करें। मतलब कि स्रोत सामग्री क्या होती है, मतलब कि उसकी रिसोर्सेज क्या है, भाषा की क्या क्या रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, लक्ष्य भाषा। ओके, उसका स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा में अनुवाद की दक्षता, तो यहाँ पे अपना आंसर देख सकते हो। ठीक है, ओके, यहीं तक आप लोगों का आंसर था। तो इसमें आप लोग यही समझ सकते हो कि स्रोत भाषा मतलब का मतलब सोर्स कोड क्या है, मतलब कि सोर्स क्या है, मतलब कि अगर मेरे को हिंदी आती है तो मेरे को हिंदी कहाँ से मतलब अच्छे से बोलना आया, फिर अच्छे से समझना आया, तो मेरी मदर लैंग्वेज हिंदी है तो मेरे को हिंदी आती है। अब जो साउथ इंडिया में रहते हैं उनकी मदर टंग तमिल होगी, कुछ की कन्नड़ होगी, कुछ की मलयालम होगी, तो उनकी मदर टंग वो है, तो अब उनको मैं हिंदी उनके सामने जाके बोलूँगा तो उनकी वो हिंदी को समझ ही नहीं पाएंगे, वो हिंदी को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे नॉर्थ साइड में मोस्टली इंसान इंग्लिश को ट्रीट करते हैं, समझ नहीं पाते। तो यही है आप लोगों का आंसर, आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ आया हो तो इस वीडियो को अपने सही फ्रेंड के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आंसर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके अपना आंसर पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के आंसर को डिस्कस करते हुए। थैंक यू।